हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल अच्छे हो, स्वस्थ हो और पढ़ाई लिखाई तो अच्छी कर ही रहे हो। तो बच्चों, आज का ये जो मेरा वीडियो है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपकी जो कक्षा 7 की इतिहास पुस्तक है, 5 को हम लोग आज देख रहे हैं, शासक और इमारतें। तो इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो शासक थे, शासक का मतलब क्या होगा? जिन्होंने पूर्व में हमारे देश पर, भारत देश पर शासन किया और उनके कार्यकाल में जो जो इमारतें बनी देश में, उसके बारे में हम लोग इसमें चैप्टर में आज देखने वाले हैं। मुगल काल का प्रसिद्ध स्थापत्य है लाल किला। लाल किला बच्चों, तो यह लाल किला कैसे बना होगा? उस समय तो सीमेंट का प्रयोग भी नहीं होता था, फिर भी ऐसी सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण कैसे हुआ होगा? देश में कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अपनी कलात्मक संरचना की दृष्टि से अनोखे हैं। ये इमारतें हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। इन्हें किसी ने भी बनवाया हो, इसका संरक्षण हम सबका कर्तव्य है। जैसे बच्चों आप लोग देखे होंगे, लाल किला का चित्र देखते होंगे, संगमरमर का चित्र किताब में देखते होंगे, या बहुत सारे बच्चे संगमरमर से बना ताजमहल भी देखे होंगे। लाल किला भी आपने जाकर देखा होगा। तो इस तरह से आपने जरूर देखा होगा उन ऐतिहासिक इमारतों को। भारतीय स्थापत्य कला की गौरवशाली परंपरा लगभग 5000 वर्षों से चली आ रही है। इसमें मंदिर, गुरुद्वारा, किले, महल, हवेली, मकबरे इत्यादि प्रमुख हैं। उन ऐतिहासिक इमारतों में हम लोग मंदिर, एक से एक इतिहास में काल में बनी पुरानी इमारतें, गुरुद्वारा देखते हैं, किला देखते हैं, महल, हवेली, मकबरा इत्यादि देखते हैं। राजाओं ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया था। एक है धार्मिक इमारतें और एक है गैर धार्मिक इमारतें। धार्मिक इमारतों में मंदिर, मस्जिद, मकबरा इत्यादि, और गैर धार्मिक इमारतों में किले, महल, हवेली इत्यादि आते हैं। इन्हें गैर धार्मिक इमारत इस वजह से कहते हैं बच्चों, क्योंकि इनका संबंध किसी धर्म से नहीं है। इन स्मारकों द्वारा हमें प्रौद्योगिकी, कौशल एवं तकनीक का ज्ञान होता है। धार्मिक इमारतों में बच्चों जो किसी विशेष धर्म की बात वहाँ होती है, जैसे हम कोई मंदिर चले जाते हैं या कोई मस्जिद चले जाते हैं या कोई गुरुद्वारा हम लोग देखते हैं, तो वो धार्मिक इमारतें हैं। लेकिन अगर कोई किला है, कोई ऐसा महल है जो एकदम हमें लग रहा है कि बहुत ही सुंदर है, नक्काशी इसमें है, तो उसमें हम लोग उसके उस समय के प्रौद्योगिकी, कौशल और तकनीक को जानते हैं कि वो लोग काम कैसे करते थे, कैसे किलों का निर्माण करवाते थे, कैसे वो उस समय के कितने निपुण थे कलाकारी में, ये सब हम लोग देखते हैं। 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच वास्तुकला की अनुप्रस्थ टोडा नामक निर्माण पद्धति को अपनाया गया था। एक यहाँ प्रश्न आया है इंपॉर्टेंट बच्चों, कि 7वीं और 10वीं के बीच, ठीक है, 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच वास्तुकला की अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति अपनाई गई थी। अब इस पद्धति में क्या हुआ? तो इस पद्धति के तहत बनाए गए भवनों में ज्यादा कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाई जाने लगी। इस अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति में क्या हुआ बच्चों, कि इसमें भवनों में ज्यादा कमरे होने लगे, ज्यादा दरवाजे होते थे, बहुत सारी खिड़कियां होती थी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब हम लोग देखिए स्थापत्य कला को देखते हैं।
राजपूत शासकों के शासन काल में, राजपूत शासकों का जब शासनकाल था हमारे देश पर, तो स्थापत्य एवं मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यानी उस समय मूर्तिकला का विकास काफी अधिक हुआ था। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी के भव्य मंदिरों में से एक है। यहाँ एक प्रश्न है बच्चों कि कैलाश मंदिर, एलोरा में जो स्थित है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया है? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। एलोरा, महाराष्ट्र के एलोरा में जो निर्मित हुआ है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण 8वीं शताब्दी के भव्य मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर का निर्माण एक ही पत्थर को तराश कर किया गया है। मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता है जिसे गोपुरम कहते हैं। गोपुरम का मतलब क्या हो गया? मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता। 2 गुंबदों के बीच एक नंदी बैल भी है, बीच में एक सभा कक्ष है और गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है ना? समझ पा रहे एलोरा के मंदिर में क्या है? राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित दक्कन की एलिफेंटा गुफा भी विश्व प्रसिद्ध है। एक और प्रश्न यहाँ पे आया है कि एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, इसमें सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान महेश को 3 रूपों में दिखाया गया। इस मंदिर के निर्माण में ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड की शैलियों का सहारा लिया गया है। ये किसकी बात की जा रही है बच्चों? ये एलिफेंटा गुफा की बात की जा रही है। अब देखिए हम लोग लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच नागर शैली द्वारा उड़ीसा में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। उन मंदिरों में से एक है लिंगराज मंदिर। इसका निर्माण 1100 ईस्वी में गंग शासकों द्वारा किया गया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1100 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो गंग शासकों के द्वारा। इस मंदिर का आंतरिक हिस्सा चिकना है, किंतु बाहरी हिस्सा बहुत ही घुमावदार और कोणीय है। आंतरिक हिस्सा कैसा है? चिकना है और बाहरी हिस्सा कैसा है? बहुत ही घुमावदार और कोणीय। अब देखें हम लोग कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। मुख्य मुख्य बातों को नोट करेंगे बच्चों आप लोग, या तो अंडरलाइन कर लें जरूर बुक में, ताकि बाद में आपको जब आप रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आसानी होगी। अभी से मुख्य मुख्य बातों को आप अंडरलाइन कर दें कि किस मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, कितने ईस्वी में करवाया, किस गुफा का निर्माण किसने करवाया, कितने ईस्वी में करवाया। अब देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से 1264 में करवाया था। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम का कार्यकाल देख रहे हैं हम लोग, 1238 से 1264। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचता दिखाया गया। रथ के पहिए जो बगल में हैं वो स्थापित प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो राजस्थान में है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों द्वारा 11वीं से 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कौन करवाया था? तो सोलंकी शासकों ने। कब? तो 11वीं से 13वीं शताब्दी में। यह मंदिर सफेद संगमरमर द्वारा बना है। इस मंदिर का भीतरी हिस्सा घुमावदार है और बाहरी हिस्सा चिकना है।
इस मंदिर में कोई शिखर या गुंबद नहीं है। इसके भीतरी छत पर बहुत बारीक नक्काशी की गई है। अब देखिए कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों ने 10वीं से 11वीं शताब्दी में बुंदेलखंड शैली में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर 1050 में बनाया गया, जो अपनी भव्यता के लिए आज भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 84 नक्काशीदार शिखर हैं। कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर, जो मध्य प्रदेश में है। अगला देखेंगे हम लोग राजराजेश्वर मंदिर। देखिए बच्चों, कंदरिया महादेव मंदिर का बगल में चित्र बना हुआ है। इसी में 84 नक्काशीदार शिखर है। राजराजेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है। राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। तमिलनाडु आपका जो स्टेट है उसका तंजौर में है, ठीक है। इसका निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यही जो राजराजेश्वर मंदिर है बच्चों, इसे ही बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। महल देख लेंगे हम लोग। राजपूत शासकों ने अपने लिए कई महल और किलों का निर्माण करवाया था। जयपुर और उदयपुर का महल उनके रहन सहन की भव्यता को दर्शाता है। कुछ महलों को आज भव्य होटल का रूप दे दिया गया है। पहले महल था लेकिन अभी वो होटल है। कुछ राजपूत राजाओं ने अपने महल में चित्रशाला और चित्र गलियारा भी बनवा रखा है, जो उनके चित्रकला के प्रति रुचि को दिखाता है। उसको देखकर हम लोग जानते हैं कि उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो चित्रकारी में बहुत रुचि रखते थे। अगला है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। सल्तनत काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। इस काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नई शैली का विकास हुआ। यह भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण था। इसलिए स्थापत्य कला की शैली को इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है। अब इंडो इस्लामिक शैली क्यों कहते हैं कि जो कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो नई शैली का विकास जो हुआ, उस समय जो विकास किया गया, उस शैली में भारतीय और इस्लामी शैलियों दोनों को मिलाकर बनाया गया था। इसी सम्मिश्रण के कारण स्थापत्य कला की शैली को इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों, प्रांतीय शासकों, अमीरों तथा अन्य संपन्न एवं कुलीन वर्गीय लोगों ने विशाल एवं सुंदर इमारतें, महल, मीनार, दुर्ग एवं मस्जिदें बनवाई। ये देखिए सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की क्या क्या विशेषता है। पहला है, इसको जान लेंगे बच्चों में, निश्चित रूप से आप नोट करेंगे या तो अंडरलाइन कर लेंगे कि सल्तनत कालीन में निर्मित किला, मकबरा, महल, मस्जिद एवं मीनारों में नुकीले मेहराब, गुंबदों तथा सक्रिय एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, भारतीय एवं ईरानी शैली का प्रयोग निर्माण में किया गया है। तीसरा है, सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के स्मरणों में मकबरों के निर्माण की शुरुआत हुई। चौथा है, इमारतों की मजबूती के लिए पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया है। पांचवा है, सल्तनत काल में पहली बार इमारतों में वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया है। यह कला भारतीयों ने अरबों से सीखी है। यह जो कला है ना बच्चों, वो भारतीयों ने किससे सीखी है? तो अरबों से सीखी। गुंबद और मेहराब के निर्माण में
शिक्षा एवं सहतीर दोनों प्रणाली का प्रयोग किया गया है। इमारतों की साज सज्जा में अनेक प्रकार के फूल पत्तियां, ज्यामितीय एवं कुरान की आयतें खुदवाई गई है। देखिए विजय स्तंभ क्या है। यह है आपका विजय स्तंभ, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान का विजय स्तंभ काफी कलात्मक है। इसे किसने बनवाया था? इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है बच्चों, आपका जो अध्याय 5 का जो चैप्टर है आज इतना ही हम लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, और आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।